हेलो बच्चों। आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है। साथ ही हम इसकी पहली एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखता हूँ, जैसे ये है ax plus by is equals to में c। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है मेरा x और दूसरा वेरिएबल है मेरा y। पर यहाँ पर कहा गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो होंगी, तो a1 b1 एंड c1 मान लिया। दूसरा a2x b2y इज इक्वल्स टू में c2। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। इस चैप्टर में हमें इन दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तीन तरीके से, जिनमें से पहला तरीका होगा जो हमने पढ़ना है वो है ग्राफिकल मेथड, यानी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ये पहला मेथड है। तो मैं ग्राफिकल मेथड पे आपको कुछ बताता हूँ। अगर किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस की अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो मैंने बोला, उसके लिए कंडीशन बनाया कि सर अगर हम किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ से हमारा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन भी निकल सकता है, यानी वन सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा यहाँ पर कंडीशंस किसकी, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया वन सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन दी गई है, जैसे मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन होती है तो यहाँ पर लिखता है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो उसमें क्या होगा, अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे या उन्हें कैसे भी सॉल्व करेंगे तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी वो वन सॉल्यूशन होगा। सर इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए था? तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता तो वो ग्राफ बनता इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी अगर वन सॉल्यूशन होगा तो जो ग्राफ बन रहा होगा वो दो लाइन जो बन रही होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। कैसे? जैसे आपने ये, आपको पता है ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर ये पहली इक्वेशन की ग्राफ है और ये दूसरी इक्वेशन है, ये हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो आप इसे क्या समझे कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है, और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा कंडीशन, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो मेरा कंडीशन क्या आया था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। और अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता तो ये बन जाता कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो ये ऐसे एक एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही होती, आपको ऐसा लगता है जैसे एक ही लाइन बन रखी है। ये होगा मैनी सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस, फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो होगा पैरेलल लाइंस, यानी ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, उसकी जो लाइन आ रही होंगी वो दोनों लाइन का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, पैरेलल बन रहा होगा। क्योंकि ये कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या है, नो सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको कंडीशंस लिखवाई, जिन कंडीशंस को देखकर आप बता सकते हैं कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा, या मेनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप समझेंगे कि हमें इस कंडीशंस का कैसे इस्तेमाल करना है। पर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो इनको, इन दो केसेस को, इसको और इनको, इन दोनों केसेस को वो कहता है क्या चीज, कंसिस्टेंट। इन दोनों केसेस को क्या कहता है, कंसिस्टेंट। जबकि ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ये वाला केस को क्या कहता है, इनकंसिस्टेंट। तो आप क्या समझे, सर जहां पर सॉल्यूशन आ रहा होगा, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। पर जहां पर सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो उसे हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो अब हम को क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से बोल सकता है। पहला पहला तरीका होगा आपका कि वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। दूसरा हो गया, ये पूछ सकता है इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या पैरेलल है। और तीसरा पूछ सकता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इन तीन तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। चलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। यहां पर कहता है फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू, from a linear equation in the following problem and find the solution graphically। हमें इनका लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो पहले मैंने बोला 10 student of a class 10th took part in a mathematics quiz। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो मेरे को जो निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मैंने लिखा लेट द नंबर ऑफ boys be x and the number of girls be y। तो आप बोलोगे सर बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के कितने हैं, तो आप बोलोगे सर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। पर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये x इधर आ जाता है, तो मेरा क्या बन जाएगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, यानी हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत आपने 9th में भी पढ़ा था, हम दोबारा करते हैं। हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 10। इसके हम 3 सॉल्यूशन निकाल देंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप इक्वेशन में x या y किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने पुट करा, x अगर 6 होता तो y कैसे आता, तो आप बोलते सर 6 प्लस वाई इक्वल्स टू में 10। तो y का वैल्यू आया था 4। ऐसे ही अगर x 5 होता तो आप लिखते 5 प्लस वाई इक्वल्स टू में 10। तो y का वैल्यू भी कितना आया था, 5। अगर सर x 4 होता तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू में 10। तो y का वैल्यू आया था मेरा 6। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, पर वैल्यू डालते समय सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ना कि वो ग्राफ में भी ना आ पाए, और कोशिश करें कि वैल्यू पॉइंट पे भी ना आए। पॉइंट पे आने से थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वैल्यूज पॉइंट में ना आए। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी, मेरी सेकेंड इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4। क्या इसको ऐसे ही लिख लेता जैसे था,
4 प्लस एक्स, ऊपर भी वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ। तो मैंने डालना स्टार्ट करा। तो मैंने कहा पहला वैल्यू मैंने डाला, अगर मेरा एक्स 1 होता तो 1 प्लस 4 5, एक्स 2 होता तो 2 प्लस 4, वाई की वैल्यू 6। अगर मेरा एक्स का वैल्यू 3 होता तो 3 प्लस 4 7। ये देखिए मैंने तीन सॉल्यूशन इसके भी निकाल लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं यही बनाऊंगा, मैं ग्राफ पेपर का यूज नहीं कर रहा हूँ। आप आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमने ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और आपको पता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं वो ओरिजिन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2। आपको पता है ओरिजिन के इस तरफ x नेगेटिव होता है और ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव होता है। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले मैंने देखा माई एक्स इज 6 एंड y इज 4। x 6 है और y 4 है। x 6 और y 4 जहाँ पर आपस में इस तरीके से आप मिलाएंगे तो ये मेरा पॉइंट आ गया फर्स्ट, जहाँ पर x है 6, y है 4। इफ x इज y 5, तो y भी कितना होता 5। ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। इफ माई एक्स इज 4, वाई इज 6, तो यहाँ पर मेरा तीसरा पॉइंट आ रहा होता। एक्स 4 था और वाई 6 था, ये मेरा तीसरा पॉइंट आ गया। अब मैं इन तीनों पॉइंटों को मिला दूं तो ये मेरी पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। अब आप दूसरा में देखेंगे, माई एक्स इज 1, वाई इज 5। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, एक्स इज 1 एंड वाई इज 5। माई एक्स इज 2, वाई इज 6। एक्स 2 होगा तो वाई कितना हो जाएगा मेरा 6। एक्स 3 होता तो वाई कितना हो जाता 7। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका ग्राफ बन गया। जहां पर ये काट रहा होगा वही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, ये लीजिए। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो मेरा ये सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्स इज 3, वाई इज 7। तो यानी बॉयज कितने हैं सर, बॉयज हैं 3 एंड गर्ल कितनी थी 7। इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। मैं आने वाले क्वेश्चंस को ग्राफ वाले को ग्राफ में ही बनाऊंगा, पर इसको मैंने आपके सामने यहाँ पर ही बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, where 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो मुझे, मैंने क्या लिखा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be x and cost of 1 pen be y। तो मुझे क्वेश्चन में क्या कहता था, 5 पेंसिल, तो यानी 5 इंटू में एक्स, 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कीमत कितनी है ₹50। वहीं 7 पेंसिल्स एंड 5
पेन की कीमत कितनी है 46। इसका आपको ग्राफ बना के इनकी वैल्यूज निकालनी है, वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो ये हम निकालेंगे। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे को दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो हम दो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। मैंने x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं x की यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा। मैं दो भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, तीन भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैं सबसे पहले y की जगह पर जीरो पुट कर दूंगा। जब मैंने y की जगह पर जीरो पुट करा तो 7 × 0 0, तो ये जीरो हो जाएगा और 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 10। फिर मैंने y की जगह पर 5 डाल दिया। y की जगह पर जब मैं 5 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 5 7 जा 35, वो तो जाके माइनस हो जाता, तो 15 को 5 से डिवाइड करते तो क्या आता 3। मैं और भी वैल्यूज डाल सकता हूँ, पर मैं जब और वैल्यू डाल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा और मैं पॉइंट में नहीं निकालना चाहता, इसलिए मैं ये दो वैल्यू को ही लेके कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक्स की जगह पर इस बार नहीं, पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, अगर पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं वो कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर y की जगह पर 5 डाल दिया। जब मैंने y की जगह पर 5 डाला तो 5 उधर माइनस हो जाता, तो 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3। और अगर आप कहते हैं नहीं सर पॉइंट में भी चल जाएगा, तो मैं कहता हूँ मैंने x को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। x जीरो हो जाता तो 46/5 यानी 9.2। चलिए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता ही है कि ये क्या होता है मेरा, ये मेरा y एक्सिस है, जबकि ये मेरा x एक्सिस है। जहाँ पर ये काटता है वो ओरिजिन होता है, यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और यहाँ पर y पॉजिटिव होगा। मैंने वैल्यू डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला y0 x10, जब y0 होता है तो पॉइंट लाइज करता है कहाँ पर, x एक्सिस में। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। इफ माई x इज 3, x3 है और y5 है, तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं सर, x3 y5, यानी ये यहाँ पर मिल रहा है। इन दोनों को हम मिला दें तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ये मेरी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। वहीं दूसरी इक्वेशन के लिए x3 y5, सर ये रहा, मेरे को आंसर ही मिल चुका है जहां पर इंटरसेक्ट करेगा। इफ x इज 0 y इज 9.2, 9.2 यहाँ पर कहीं पर आएगा 10 और 9 के बीच में। इन दोनों पॉइंटों को हम अगर जब मिला देंगे, और मैंने आपको बताया था जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, योर x इज 3 एंड y इज 5। तो पेंसिल और पेन का कॉस्ट निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, on comparing the ratios, find out whether these lines representing the following pair of linear equation ये intersect करेंगी, parallel होंगी या coincident होंगी। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, आपने लिखा पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल्स टू में 0। दूसरा है 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। एक चीज जो सब बच्चों को ये देखना चाहिए, दैट इन्हें कहते हैं कांस्टेंट। जब भी हमें रेशियोज को कंपेयर करना हो तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, या तो दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के इस तरफ हो, या दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक लेफ्ट हैंड साइड पे है दूसरा राइट हैंड साइड पे है तो आप कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब मैंने कंपेयर क्या करा, मैंने निकाला a1 अपॉन में a2। a1 क्या होता है, जो पहली इक्वेशन में x के साथ है जो है 5, a2 जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है वो हो गया 7।
b1/b2, हमें कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है जो है -4 and 6। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से कैंसिल होकर क्या होता है -2 and 3, 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6। जबकि C1/C2 निकालता हूं तो वो आता है 8/-9। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि जो मेरा A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A1/A2 जो कितना था 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। क्यों? क्योंकि वो है -2/3। तो जब नॉट इक्वल्स टू होता है तो मैंने आपको बताया था इसे हम कहते हैं वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। पर हमसे वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं पूछा, हमसे बोला गया है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आप बोलोगे वन सॉल्यूशन में जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है, तो हम लिख देंगे क्या है ये, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। चलिए इसका बी सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। 18x प्लस में 6y प्लस 24 इक्वल्स टू में 0। तो मेरा A1/A2 क्या होता है सर? 9/18। मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x को लिखना है। B1/B2 इज 3/6 एंड C1/C2 इज 12/24। अगर अब मैं इन्हें सिंप्लीफाई करूं तो 9/18 मतलब 1/2, 3/6 1/2 एंड 12/24 इज 1/2। तो देखिए तीनों बराबर है, तो आप लिख देंगे माई A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 इज इक्वल टू में C1/C2। तो यानी ये क्या है सर? ये है मैनी सॉल्यूशन। और इसमें ग्राफ कैसे बनता है सर? इसमें ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट। तो पहले का आंसर था इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, दूसरे का आंसर है कोइंसिडेंट। चलिए हम थर्ड करके दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू में 0। 2x माइनस में y प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। तो मेरा A1/A2 क्या हो जाता? 6/2 जो कैंसिल होकर हो जाता 3/1। B1/B2 क्या हो जाता? -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 3/1। C1/C2 क्या हो जाता? 10/9। सर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप क्या कहेंगे? इस केस में आप कहेंगे सर A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यानी इसे हम कहते थे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में जो ग्राफ बनता था वो होता था पैरेलल, कहीं पे काटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन में बताना था कि ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, और वहां पर पूछ रहा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे था, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया। तो आप बोलेंगे सर A1/A2 इज 3/2, B1/B2 इज 2/-3 एंड C1/C2 इज 5/7। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। नहीं है ना बराबर? देखो ये है 3/2, क्या है ये 3/2, और ये कितना है 2/-3, तो ये बराबर ही नहीं है। तो आप लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू में B1/B2। यानी ये वन सॉल्यूशन होता है। और मैंने कहा था जब वन सॉल्यूशन हो
या मैनी सॉल्यूशन हो तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कंसिस्टेंट। आसान था। सेकंड, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू में 9। पहला है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। तो आप लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन में b2 इज माइनस 3/-6 यानी 1/2 एंड c1 अपॉन में c2 इज 8/9। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है सर, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के। हाँ है ना, देखो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये केस होता था नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम लिखते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी अगर वन सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू में 7। पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा। सॉल्व कैसे करा, एलसीएम ले लिया 6, 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y इज इक्वल्स टू में 7। तो मेरी इक्वेशन बन जाती 9x प्लस 10y एंड 6 7 जा 42। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको दे ही रखी है, वो दे रखा है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू में 14। तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर a1 अपॉन में a2 इज 9/9 यानी 1, b1 अपॉन में b2 इज 10/-10 यानी -1। तो देखिए हमें यहाँ पर ही साफ साफ पता चल गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे that a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2, यानी वन सॉल्यूशन जिसे हम कहते थे कंसिस्टेंट। एक चीज और याद रखना है कि हमें हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x और y को ही a1 a2 b1 b2 लेना है। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, मैं जब कॉपियां चेक करता हूँ बच्चों की, तो बच्चों ने इन कोफिशिएंट्स की जगह पर x और y लिखा होता है। ये कोफिशिएंट्स है, यहाँ पर कभी भी x और y नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू में 11 माइनस का 10x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू में माइनस का 22। तो मेरा a1 अपॉन में a2 5/-10 यानी -1/2, b1 अपॉन में b2 -3/6 यानी -1/2, c1/c2 इज 11/-22 यानी -1/2। तो आप देखेंगे सर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों को तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देंगे a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। तो मैंने इसे बताया था क्या चीज, मैनी सॉल्यूशन। क्या बताया था मैंने आपको, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन के केस में आपको जैसे मैंने बताया कि चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो मैं ये जो लिख रहा हूँ आपके लिए, वो मैं लिख रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। हमें मैनी सॉल्यूशन नहीं लिखना, हमें तो बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये मैनी सॉल्यूशन है इसलिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी अगर ये मैनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, वन सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है। लास्ट पार्ट इसका 4/3x
प्लस 2y इज इक्वल टू में 8, एलसीएम ले लिया 3, तो 4x प्लस में 6y इक्वल टू में 8, इससे मेरी इक्वेशन बन जाती 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 3 8 जा 24, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। जबकि दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 12, ये मेरे को दूसरी इक्वेशन दे रखी है। तो अब आप करेंगे दैट सर a1 बाय a2 इज 4/2 यानी 2, b1 बाय b2 इज 6/3 यानी 2, एंड C1 बाय C2 इज कांस्टेंट 24/12 यानी 2। सर तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है तो मैंने क्या बताया था, मैनी सॉल्यूशन, जिसे हम लिखते हैं कंसिस्टेंट। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगा तब इनके ऊपर मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ये तो बहुत आसान है, तो ऐसा पेपर में आने का चांस बहुत कम होता है, या आएंगे तो एमसीक्यूज में आ जाएंगे। पर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मैं जब आपको आर डी शर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा अगली वीडियोज में, तो तब आपको ऐसा क्वेश्चंस का इस्तेमाल, इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके के का वैल्यू निकालना है, या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ से हमारे को ग्राफ बनाना स्टार्ट हो जाएगा। Now question number 4, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. हमें बताना है इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने पहला इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। तो सर a1 अपॉन में a2 is 1 by 2, b1 by b2 is also 1 by 2, and c1 by c2 is 5 by 10 यानी 1 by 2। तो ये क्या हो गया सर, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2, यानी मैनी सॉल्यूशन। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे कंसिस्टेंट। ये क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है, और कहता है अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हम इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ कैसे बनता, x प्लस में y इक्वल्स टू में 5, इसके हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपने लिखा है x इज 1, देखिए मैं इतनी बार करा रहा हूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। x 1 था प्लस y इज 5, तो y का वैल्यू कितना आया था 4। इफ x इज 2 तो आप ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, तो मेरा y कितना आया था 3। एंड इफ x इज 3 तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, तो मेरा y का वैल्यू आया था 2। दूसरी इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। तीन सॉल्यूशन निकालने हैं। मैंने लिखा x इज 0, 2 इंटू में 0 प्लस 2y इक्वल्स टू में 10, तो ये क्या आया था 2y इक्वल्स टू में 10, यानी y कितना आ गया 5। इफ माई x इज 1, 2 वन जा 2 उधर जाके माइनस हो जाता तो 2y इज इक्वल्स टू में 8, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 4। इफ x इज 2 तो 2y 4 था, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा आया था 6, यानी y की वैल्यू 3। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए जो मैंने सॉल्यूशन निकाले थे वो मैंने ग्राफ पेपर में लिख लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा
एक्स एक्सिस हो गया, और जहाँ पर ये दोनों काट रहे होते हैं वो ओरिजिन होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको पता है यहाँ पर y नेगेटिव होता है, सॉरी x नेगेटिव होता है, तो यहाँ -1, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, तो यहाँ -1 -2 आया था। इफ माई x इज 1, y इज 4, कैसे करा, x 1 है, y 4 है, तो ये पॉइंट आ गया। माई x इज 2, y इज 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। माई x इज 3, y इज 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तीनों पॉइंटों को अगर हम मिला लें तो ये मेरी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। सेकंड था x0 y5, इफ x is 0, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। x is 1, y4 ये रहा, x is 2, y3 ये रहा, तो इसके तीनों पॉइंट इसी लाइन पर आते हैं, तो ये एक के ऊपर एक बन जाएगा। और हमने ये पहले ही देख लिया था कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी मैनी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से इनका ग्राफ बन जाएगा। And मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू में 16। तो आप बोलते हैं सर यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इज 1/3, b1 अपॉन में b2 इज -1 अपॉन में -3, जो क्या होता है 1/3, c1 अपॉन में c2 इज 8/16, यानी 1/2। तो आप लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, यानी नो सॉल्यूशन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो जो इनकंसिस्टेंट है उसका ग्राफ नहीं बनाना है हमारे को, ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, और जो इनकंसिस्टेंट है उसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ना उसका थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू में 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। तो माई a1 अपॉन में a2 इज 2/4, जो हो गया 1/2। b1 upon में b2 is 1/-2, and c1 upon में c2 is -6/-4, यानी 3/2। तो आप यहाँ पे लिखोगे a1 upon में a2 is not equals to b1 upon में b2। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, इसीलिए माइनस का निशान भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर ये माइनस का 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं है यानी वन सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। सर ये वन सॉल्यूशन है, इसको देख के हमें पता चल गया कि इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। ये मैनी सॉल्यूशन था, हमें पता चल गया कि इसका ग्राफ एक के ऊपर बनेगा, यानी कोइंसिडेंट होगा। अब हम इसका भी ग्राफ, अगर किसी का भी ग्राफ बनाना है तो हमें ऐसे ही 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो मेरी पहली क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। कई बच्चों को अगर ऐसा वैल्यू डालने में परेशानी होती है तो वो बच्चे थोड़ा सा इक्वेशंस को पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू -6 उधर जाता तो प्लस हो जाता, माइनस का 2x। चलो सर x की यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो मैंने x की यहाँ पर वैल्यू डाली 1, 2 1 जा 2, 6 में से गया तो क्या आता 4, यहाँ पे डाला 2, 2 2 जा 4, 6 में से माइनस हुआ तो क्या आता 2, यहाँ पे मैंने डाल दिया 3, तो y कितना आया था 0, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। वही मेरी दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 4x 2y प्लस में 4, और x की वैल्यू क्या आई थी मेरी x की वैल्यू आई थी 2y प्लस 4 अपॉन में 4। अब आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पहली इक्वेशन में तो आपने y को एक तरफ करा, दूसरी इक्वेशन में आपने
एक्स को एक तरफ कर लिया। बेटा आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा ही कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी वैल्यू डाल के निकाल सकते हो, पर मैंने आपको ये निकाला ना कि आप वैल्यू आसानी से डाल पाए। अब हम y की वैल्यू डालेंगे और x निकल जाएगा। तो हम y की वैल्यू डालेंगे, मैंने पहले y को डाला 0, 2 इंटू में 0 0, 0 प्लस 4 इज 4, 4/4 इज 1। फिर मैंने y की यहाँ पर डाला 2, 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया था 2। फिर मैंने y की जगह पर डाल दिया -2, y के पर अगर मैं -2 डालता तो x आया था हमारा 0। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने पेपर में करे हुए सॉल्यूशंस को यहाँ ग्राफ पेपर में लिख लिया है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा y एक्सिस होता है, ये मेरा x एक्सिस होता है, एंड दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर x पॉजिटिव होगा, यहाँ पर x नेगेटिव होगा, यहाँ y पॉजिटिव होगा, यहाँ पर y नेगेटिव होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 -2। तो पहला x1 y4 तो कहाँ पर आ रहा है सर, ये रहा। x2 y2 सर ये रहा, x भी 2 है और y भी 2 है। x3 y0 ये रहा, इस पर रखकर मैंने ग्राफ बना लिया। नेक्स्ट इज x1 y0 सर ये रहा, x2 y2 सर ये रहा, एंड x इज 0 तो y -2। मैंने बताया जब x 0 होता है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे आता है। इन तीनों पॉइंटों को मिला लेंगे तो ये देखिए हमारा इंटरसेक्टिंग बन गया। और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, 2, 2, यानी x भी 2 है और y भी आपका कितना है 2। Now question number fifth, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width। तो मैंने लिखा let the width of garden be x and length be y। तो सबसे पहले क्या कहता है, whose length is 4 meter more than its width, यानी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। दूसरा क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होना चाहिए था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 के। तो मैं पेरीमीटर की जगह पर वैल्यू डाल दूं, वो क्या होना चाहिए था 2, लेंथ क्या था मेरा y, एंड ब्रेथ यानी विड्थ क्या थी x, इज इक्वल टू में 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y प्लस एक्स इक्वल्स टू में 36। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाना है और ग्राफ से इस रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशन निकालनी है। ये ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज निकलेंगी हमारी ग्राफ की वो थोड़ी बड़ी होगी, पर इजीली बन जाएगा। हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन निकालने थे सर, 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला, इफ माई एक्स इज 0 तो y का वैल्यू क्या आया था 4। इफ माई एक्स इज 4 y का वैल्यू आया था 8। अगर मेरा x 8 है तो y का वैल्यू कितना आया था 12। सर आप इतना बड़ा बड़ा क्यों वैल्यू क्यों डाला आपने, 1 2 3 डाल सकते थे, माइनस में डाल सकते थे, पर मैंने ये वैल्यू डाली ना कि मेरा ग्राफ छोटा बन जाए। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब जैसे यहां पर आ गया, मैंने x को डाला पहले 8। इफ माई एक्स इज 8
8 उधर जाके जैसे करके दिखाता हूँ, x प्लस 8 इक्वल्स टू में 36, तो y का वैल्यू आया था 28। अगर x को मैं 12 डालता ऐसे ही तो क्या आया था, y प्लस में 12 इक्वल्स टू में 36, तो y का वैल्यू कितना आया था 24। और अगर मैं x को 16 डाल देता तो y प्लस में 16 इक्वल्स टू में 36, तो y का वैल्यू आया था 20। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर क्योंकि वैल्यूज बड़ी थी तो मैंने 4 4 के गैप में वैल्यू लिखी है, जिससे मेरा ग्राफ छोटा और आसानी से बन जाए। तो मेरा x इज 0 तो y 4, सर ये रहा मेरा पहला पॉइंट। इफ x इज 4 y इज 8, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। इफ x इज 8 y इज 12, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। तो यानी इससे जो मेरा ग्राफ बनता वो ऐसे बन जाता। नाउ माई x इज 8, y इज 28, ये रहा सर। माई x इज 12, y इज 24, ये रहा सर। माई x इज 16 एंड y इज 20, ये रहा। तो इन तीनों पॉइंटों को मिला लें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये तीनों पॉइंट को मिलाने से जो दोनों लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, एंड मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता है गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए और कोइंसिडेंट हो जाए। मैंने ये इक्वेशंस को तीनों केसेस के नीचे लिख लिया, ना कि मैं इसकी हेल्प से इसे कर सकूं। इंटरसेक्टिंग के लिए यानी वन सॉल्यूशन, और इसके लिए हमारा कंडीशन क्या होता था, दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन बनाएंगे। मैंने बना लिया 2x प्लस में 7y प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0। क्यों सर आपने ये क्यों लिखा, तो मैंने लिखा सर a1 अपॉन a2 is 2 by 2 is 1, where b1 by b2 is 3 by 7। तो a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, इसीलिए ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग या वन सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट मैंने बनाना है पेलर। पेलर का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो मैंने क्या लिखा, इसे मल्टी पर नो सॉल्यूशन से पहले मैं मैनी सॉल्यूशन कराना चाहूंगा, ना कि आपको आसानी से समझ आए। मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो मैं इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया था 6x प्लस में 9y माइनस 24 इक्वल्स टू में 0। अब अगर मैं इसे लिखूं तो आप लिखेंगे सर a1 अपॉन में a2 इज 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3। b1 अपॉन में b2 is 3 by 9 यानी 1 by 3, and c1 अपॉन में c2 is minus 8 अपॉन minus 24 यानी 1 by 3। तो देखेंगे आप a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2, इसलिए ये हो गया कोइंसिडेंट। पर अब पेलर यानी नो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, तो पेलर और नो सॉल्यूशन में मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन को मदद दे देता हूँ। जरूरी नहीं है इसी को लेना पड़े, कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करा था, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 तो करा, तो ये आया था 6x प्लस में 9y, और इसे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा, इसके जगह पर कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 3। चलो मैंने इसे 3 लिख दिया। तो अब क्या हो जाता, a1 अपॉन में a2 इज 2 बाय 6 यानी 1 बाय 3। b1 अपॉन में b2 इज 3 बाय 9 यानी 1 बाय 3, पर c1 अपॉन में c2 इज माइनस 8 अपॉन में माइनस 3 यानी 8 बाय 3। तो अब कंडीशन क्या बन गई, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये पेलर या नो सॉल्यूशन बन गया। तो आपको अपनी तरफ से 3 ऐसे इक्वेशंस लिखने थे जिनसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मुझे एक इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप लोगों के आसान करने के लिए माइनस वाई उधर गया, प्लस का वाई माइनस वन, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू में जीरो। तो यहाँ मैंने लिखा थ्री एक्स इक्वल्स टू में ट्वेल्व माइनस टू वाई, तो मेरी एक्स की वैल्यू आई थी ट्वेल्व माइनस टू वाई अपॉन में थ्री। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इक्वेशंस को, ना कि आपको वैल्यूज निकालने में आसानी हो। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी डाल के निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कराऊं कि बच्चों को गलती होने के चांस कम हो जाए, और जो बच्चे थोड़े वीक हैं उनसे भी आसानी से निकल जाए। तो देखिए, अब मैं y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मैं y की यहाँ पर वैल्यू पुट करा वन, तो वन में से वन गया, क्या बचता जीरो। y के यहाँ पर डाला टू, तो टू में से वन जाता तो क्या बचता वन। y के यहाँ पर डाला थ्री, तो थ्री में से वन जाता टू। देखिए कितनी आसानी से वैल्यू निकल गई। यहाँ पर भी हमें y की यहाँ पर वैल्यू डालनी है। मैंने y के यहाँ पर डाल दिया, कुछ भी डाल सकता था, क्या डालूं बताइए, जीरो। चलिए मैंने y के यहाँ पर जीरो डाल दिया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी, ट्वेल्व माइनस में टू इंटू में जीरो अपॉन में थ्री, टू इंटू में जीरो जीरो, यानी ट्वेल्व बाई थ्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। अब कई बच्चे बोलेंगे भाई की यहाँ पे वन डाल दूं, मैं डाल सकता हूँ वन, पर क्या होता है टू वन जा टू, ट्वेल्व में से टू जाता टेन, टेन बाई थ्री बचता, पॉइंट में आ जाता, और मैं पॉइंट में आने से बचता हूँ, इसलिए मैं वन नहीं डाल रहा, मैं टू नहीं डाल रहा, मैंने y के यहाँ पर डाल दिया थ्री। जब मैंने y के यहाँ पर थ्री डाला तो ट्वेल्व माइनस में टू इंटू थ्री अपॉन में थ्री, यानी सिक्स बाई थ्री, तो क्या आया था टू। अगर सर y के यहाँ पर सिक्स डाल देते तो टू सिक्स या ट्वेल्व, ट्वेल्व में से ट्वेल्व जाता, तो हमारा क्या बचता, ट्वेल्व माइनस में टू इंटू में सिक्स बाई थ्री, यानी जीरो बाई थ्री, तो क्या आ गया जीरो। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, और ग्राफ बनाने के बाद आपको ये जो को बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, इसको समझाता हूँ। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन का, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। वन टू थ्री, तो पहला, माई एक्स इज जीरो, वाई इज वन। जब एक्स जीरो होता है तो पॉइंट वाई एक्सिस में आता है। इफ माई एक्स इज वन, वाई इज टू, ये रहा सर। मेरा एक्स इज टू तो वाई इज थ्री, ये रहा। इसको अगर मैं मिला दूं तो ऐसे बन गया, माई वाई जीरो एक्स फोर, सर ये रहा। एक्स टू वाई थ्री, ये रहा। और एक्स जीरो, तो पॉइंट आएगा वाई एक्सिस में, ये रहा। इन तीनों पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अगर मुझे सिर्फ सॉल्यूशन पूछा गया होता तो आप बोलते हैं हमारा सॉल्यूशन है ये, जो क्या था, हमारा सॉल्यूशन था x2 y3। हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। इन लाइन और x एक्सिस के द्वारा बनाए गए ट्रायंगल को हमने क्या करना है, उस ट्रायंगल का हमने वर्टिसेस बताने हैं। तो मैं इसमें आपको वर्टिसेस तो बताऊंगा ही, साथ में आपको इसके एरिया निकालना भी बताऊंगा। इसको शेड करने के लिए बोला गया है, शेड भी करेंगे। तो पहले मैं शेड कर देता हूँ। जो ट्रायंगल बना है उसको मैंने शेड कर दिया, ये देखिए उसको मैंने शेड कर दिया। अब अगर इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने थे तो पहला वर्टिसेस था ये, जो है x2 y3।
दूसरा वर्टिसेस है ये जो है x -1 y 0। तीसरा वर्टिसेस है ये जो है x 4 y 0। तो ऐसे हम किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी किनारों के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर मुझे एरिया भी निकालना होता तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाफ आपका बेस कितना है तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5। योर बेस इज 5 एंड हाइट सर हाइट इज 3। तो मेरा एरिया आया था 15/2 यूनिट्स। आप ऐसे एरिया भी निकाल सकते हैं। और अगर मुझे वाई एक्सिस का बोला गया था कि इन लाइनों और वाई एक्सिस के द्वारा बनाया जाए तो हम इस ट्रायंगल को लेते, तब कोऑर्डिनेट हो जाते एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, तब तक आप इन एक्सरसाइज को देखें और समझें। थैंक यू।